ट्रीटमेंट के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एक एक करके सारे बोन के फ्रैक्चर की। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, जिसको आयुर्वेद में अक्षकास्थि भग्न कहा गया है। तो आयुर्वेद में अक्षकास्थि भग्न को आप कैसे ट्रीट करोगे कि जो अंग दबा हुआ है, जैसे क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ है तो जो अंग दबा हुआ है पहले हमें उसका क्या करना है, स्वेदन करना है विद द हेल्प ऑफ रोड। कोई भी एक गर्म रोड लेके उसका हमें स्वेदन करना है, नहीं पहले हमें स्वेदन करना है, फिर एक रोड लेंगे। रोड लेने के बाद जो बोन नीचे दबी हुई है उसको हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो एक रॉड की हेल्प से हम अस्थि को ऊपर उठाएंगे, और अगर अस्थि ऊपर की ओर उठ गई है तो हमें नीचे दबाना है। कुल मिला के हमको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना है। अगर ऊपर उठ गई है तो नीचे लाओ, नीचे दबी हुई तो ऊपर उठाओ। फिर उसका क्या कर देंगे, हम वहाँ पे दाम बंद बांध देंगे। इस तरीके से अक्ष का अस्थि भग्न है वो क्योर हो जाएगा। क्लेविकल का अगर फ्रैक्चर होता है तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो क्लेविकल का फ्रैक्चर होता किस कंडीशन में, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो जब भी पेशेंट जैसे मान लो चाहे रनिंग कर रहा है या चल रहा है और केवल वॉक कर रहा है, तो अगर उसका हाथ जो है वो आउटर स्ट्रेच है, बाहर की तरफ स्ट्रेच है, और उस स्ट्रेच बाहर की तरफ स्ट्रेच होने पर पेशेंट अगर गिर गया किसी भी रीजन की वजह से तो डेफिनेटली उसकी क्लेविकल फ्रैक्चर होगी। तो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है, थोड़ा बहुत गिरा तुरंत ही क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है। गिरने से कभी कभी स्ट्रेचिंग ऑफ हैंड करने पर भी हो सकता है, या कोई जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हाथ को स्ट्रेच कर रहे हैं और बोन वीक है तो भी इजीली क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है। ये डिस्प्लेस टाइप का फ्रैक्चर, इसमें क्लेविकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेट होती है। बाहर के फ्रेगमेंट ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, जैसे कि क्लेविकल इस शेप में है मान लीजिए, तो ये ग्रेविटी की वजह से ये आउटर साइड है, ये बोन की यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है, तो ये तो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर है वो नीचे की तरफ इसको पुल करती है, तो पेक्टोरलिस मेजर के पुल करने के कारण ये डिस्प्लेस हो जाती है और डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी कि अपनी जगह से उठ के किधर आ गई, नीचे आ गई। और इनर फ्रेगमेंट ये वाला जो साइड है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के कारण ऊपर की ओर होता है। तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी थी, इससे बिल्कुल उल्टा होकर के ये इस तरीके की हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से ये डिस्प्लेस हो जाती है। सबसे ज़्यादा क्लेविकल की कॉमन साइट भी आपको याद रखनी है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, तो आउटर से 1/3 और इनर से 2/3 पर जो जंक्शन है उस जंक्शन पर क्लेविकल का फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा होता है। डायग्नोसिस के लिए तो एक्सरे करवाओगे, रेडियोलॉजिकल स्टडी। सिम्टम क्या आएंगे, पेन होगा, उस रीजन में स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होगी, न्यूरो डेफिशिएंसी, कोई भी हाथ को चला नहीं पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो न्यूरल डेफिशिएंसी होगी अपर लिम्ब की, और वहाँ से क्रेपिटस साउंड भी आ सकता है अगर बोन ज़्यादा पार्ट में टूटी हुई है तो। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले तो हमें स्लिंग बांधना है जिससे बोन इमोबिलाइज है, तो ट्रायंगुलर स्लिंग बांधेंगे। पेन के लिए एनाल जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी रख देंगे, और एक शेप में जो बैंडेज बांधा जाता है उसको बांधना है। और अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो पहले हमें वुंड की केयर करने के बाद वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन वुंड हुआ है तो पूरी क्लेविकल बाहर निकली हुई है तो उसको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू अंदर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लेविकल का फ्रैक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कैपुला का फ्रैक्चर। इसका जैसे हमने देखा था क्लेविकल में तो क्लेविकल डिस्प्लेस होती है, लेकिन स्कैपुला अनडिस्प्लेस टाइप का फ्रैक्चर है, इसमें स्कैपुला डिस्प्लेस नहीं होती है। सराउंडिंग मसल के फ्रेगमेंट को उनकी पोजीशन में पकड़े रहती है, क्योंकि डिस्प्लेस क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आसपास की जो मसल्स है, सेरेटस एंटीरियर है, ठीक है, और स्कैपुलरिस है, सब स्कैपुलरिस है, ये सारी की सारी मसल स्कैपुला को उसी जगह पर होल्ड करके रखती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता है। इसका फ्रैक्चर भी कॉमन नहीं है, बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्कैपुला थोड़ी मजबूत बोन है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी तभी वो टूटेगी, वरना स्कैपुला का फ्रैक्चर नहीं होता है। साइट अगर टूटती भी है तो कहाँ पे टूटेगी, एक्रोमियन प्रोसेस पे, जैसे एक्रोमियन प्रोसेस की बॉडी, नेक, या फिर कोरेकॉइड प्रोसेस, यहीं से ये टूटती है और कहीं से ये नहीं टूटेगी। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ भी आपको ट्रायंगुलर स्लिंग मारना पड़ेगा, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी पड़ेंगी। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ये भी बहुत कॉमन है, ये भी देखने को मिलता है। कॉमन साइट क्या रहेंगी, कहाँ कहाँ से फ्रैक्चर का जो ह्यूमरस है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, तो ह्यूमरस की सर्जिकल नेक, मिड शाफ्ट से, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से या लेटर ट्यूबरोसिटी से, या सुप्रा और लेटरल कॉन्डाइल, तो किन्हीं इन 5 में से किसी भी जगह पर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए भी आपको एक्सरे एमआरआई करवाना पड़ेगा।
अब इसमें भी 3 तरीके का होता है। ह्यूमरस का फ्रैक्चर हमेशा 3 तरीके का रहेगा, अनडिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड और मेजर फ्रैक्चर। अगर अनडिस्प्लेस्ड है यानी कि ह्यूमरस अपनी जगह से हिली नहीं है, तो फिर केवल आपको क्या करना है, ट्रायंगुलर सिरिंज पीओपी बांध दो और इमोबिलाइज करा दो, बस इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए ह्यूमरस अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी तो पहले रिडक्शन करो। रिडक्शन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आएंगे। तो एनेस्थीसिया देके हमें पहले उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद हम इमोबिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, पहले ये चेक करना है कि बोन अपनी जगह से अगर डिस्प्लेस हुई है तो उसको उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आओ, रिडक्शन कराओ, फिर उसके बाद इमोबिलाइजेशन कराना है। अगर मेजर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो आपको ओपन इंसिजन लगा के बोन को पूरी को ओपन करना पड़ेगा। फिर उसको पूरा, क्योंकि जैसे ह्यूमरस ही है वो मल्टीपल पार्ट में टूट चुकी है, तो हम बाहर से ही उसको रिडक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें इंसिजन लगा के कंप्लीट ह्यूमरस को बाहर निकालना पड़ेगा, उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से टूटी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना पड़ेगा। फिर उसका हमें इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा। हो सकता है रॉड अप्लाई करनी पड़े, कोई प्लेट अप्लाई करनी पड़े, तब हम उसका इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को आपको इमोबिलाइजेशन में रखना है। ठीक है, हैंगिंग कास्ट उसको देना है, क्योंकि हाथ को लटकाए तो नहीं घूम सकता, इसलिए हैंगिंग कास्ट देना है। रिडक्शन कराना है लेकिन अंडर एनेस्थीसिया, फॉलोड बाई एप्लीकेशन ऑफ पीओपी इन यूज लैब। पीओपी बांधना है और रिडक्शन कराना है, इमोबिलाइज रखना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, नर्व पाल्सी हो सकती है। अगर शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है तो नर्व पाल्सी हो सकती है, मीडियन नर्व इंजरी हो सकती है, क्यूबिटल वल्गस डिफॉर्मिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, वॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो फोरआर्म की जो मसल है और जो नर्व है उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है वॉकमैन, क्योंकि अगर इस तरीके का फ्रैक्चर हुआ है जैसे पूरी ब्लड सप्लाई रुक गई, ब्लड सप्लाई स्टॉपेज हो गया, तो इश्चेमिया डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे की फोरआर्म में रेडियस अल्ना वाला जो एरिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, इसलिए वहाँ की जो नर्व है मसल्स हैं, ब्लड सप्लाई न मिलने की वजह से उनके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। ये एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। तो कॉमन साइट क्या होंगी रेडियस के फ्रैक्चर होने की, हेड में हो सकता है, नेक में, शाफ्ट में, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस में इस फ्रैक्चर हो सकता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है रेडियस के फ्रैक्चर में वो आता है कुलीज फ्रैक्चर। एग्जाम में भी पूछा जाता है, एआईपीजीटी में भी इसका क्वेश्चन आता है। कुलीज फ्रैक्चर को हम डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या होता है, इसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो रेडियस के डिस्टल एंड का होगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड का नहीं होता है, किसका होता है, डिस्टल एंड का होगा। तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर एट डोर्सल साइड, वो भी, अब दो साइड होंगी ना, हाथ को अपने को देखिए, एक वेंट्रल साइड होती है, एक डोर्सल साइड होती है। तो कोलीज फ्रैक्चर में रेडियस का डिस्टल पार्ट वो भी कौन सी साइड से टूटता है, डोर्सल साइड से, हथेली वाली साइड से टूटेगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, कोलीज फ्रैक्चर। तो इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों शब्द याद रखने हैं। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है वो भी डोर्सल साइड पर, तो उसको हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर या डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, इन दिस फ्रैक्चर डिफॉर्मिटी लुक्स लाइक डिनर फॉर्क, जैसे कि जो डिनर फॉर्क होती है इस तरीके की फिंगर्स आगे की हो जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी दिया गया। एज 40+ जो पेशेंट हैं उनके अंदर कॉमनली ये फ्रैक्चर देखा जाता है, और मेनली जो है वो फीमेल के अंदर होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जनरल ट्रीटमेंट करना है फ्रैक्चर का, जैसे RIR हम करते हैं, पुलिस का आस्था अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है इसका, इम्पोर्टेंट पार्ट सुन लीजिए। अब ये भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, कार्पल टनल सिंड्रोम बताइए। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में होता क्या है, मीडियन, इसके अंदर जैसे ये कोलीज फ्रैक्चर हुआ, तो अगर मीडियन नर्व पर प्रेशर पड़ा इस कोलीज फ्रैक्चर के अंदर, क्योंकि मीडियन नर्व आगे तक सप्लाई कर रही है, तो मीडियन नर्व पर प्रेशर की वजह से हाथ के अंदर होता क्या है, a painful condition of hand and finger caused by compression of major nerve। तो मीडियन नर्व पर प्रेशर पड़ने की वजह से हाथ में और फिंगर्स में बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, पेन रहेगा।
तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये याद रखना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम कौन से फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है, तो रेडियस का, कोलीज फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है, और कौन सी नर्व की इंजरी होती है इसके अंदर, मीडियन नर्व की। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आता है स्मिथ फ्रैक्चर। जैसा हमने कोलीज फ्रैक्चर पढ़ा ऐसा एज इट इज रेडियस का ये फ्रैक्चर होता है स्मिथ फ्रैक्चर, बस ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का ही फ्रैक्चर है कोलीज फ्रैक्चर, लेकिन इसमें कौन सी साइड पे होता है, डोर्सल साइड पे, और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ये वेंट्रल साइड का है। तो स्मिथ फ्रैक्चर जो है ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पर विद वेंट्रल साइड, रेडियस की होता तो डिस्टल एंड पर ही है, लेकिन अगर वेंट्रल साइड का जो फ्रैक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। तो स्मिथ फ्रैक्चर को रिवर्स ऑफ कोलिस फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो पीओपी के दौरान दोनों फ्रैक्चर के लिए फिंगर का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है, इसको देखने के लिए हमें फिंगर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर आता है बार्टन्स फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, रेडियस और जो, क्योंकि रेडियस जो बोन है वो आगे जाकर के कार्पस के साथ, जो कार्पल बोन है उनके साथ जॉइंट बनाती है। तो अगर रेडियो कार्पल जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है तो उसको हम बार्टन्स फ्रैक्चर कहते हैं। रेडियस की डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस से एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्टिकल तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि रेडियस की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, कहाँ से, कार्पल बोन से। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, उनको एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके आएंगे, प्लास्टर कास्ट अप्लाई करेंगे। जो कोलीज फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया था हमने, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर रिडक्शन करेंगे, पेशेंट के हाथ को पकड़ के बिल्कुल ऐसे जैसे हैंडशेक करते हैं ना, पेशेंट के हाथ से डॉक्टर को हैंडशेक करना है। जो हाथ टूटा है, जिस हाथ में कोलीज फ्रैक्चर हुआ है, उसको हैंड शेक पोजीशन में पकड़ना है, उनकी अपने हाथ से बिल्कुल उस तरीके से पकड़ना है जैसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। फिर उस जगह ट्रैक्शन अप्लाई करना है, अपनी तरफ हाथ को खींचना है, ट्रैक्शन अप्लाई करना है। फिर बैकवर्ड ट्रैक्शन करना है, बैकवर्ड उसका जो होगा असिस्टेंट खड़ा होगा डॉक्टर का, तो पीछे से एल्बो से उसके हाथ को पीछे की ओर खींचना है और प्रोनेशन करना है, प्लास्टर अप्लाई कर देना है 4 से 6 वीक तक के लिए। क्लियर बात। तो इस तरीके से कोलिस फ्रैक्चर में आप प्लास्टर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है इसके अंदर फ्रैक्चर ऑफ अल्ना। फ्रैक्चर ऑफ अल्ना की कॉमन साइट क्या होती है, कहाँ से टूट सकती है अल्ना बोन, तो वही ओलेकोनिन प्रोसेस से, स्टाइलर प्रोसेस से, या अपर 1/3 ऑफ शाफ्ट विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियस। तो रेडियो अल्ना जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है, साथ साथ अल्ना का अपर 1/3 शाफ्ट जो है वो फ्रैक्चर्ड हो सकता है। लोअर पार्ट ऑफ शाफ्ट से भी इसका फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। फिर इसी का जो अल्ना का एक फ्रैक्चर होता है, इसका नाम है मोटेजिया फ्रैक्चर। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया 1-2 बार 2 मार्क्स क्वेश्चन में। इसके अंदर होता क्या है, डिसलोकेशन होता है। तो फ्रैक्चर ऑफ अपर हाफ ऑफ अल्ना विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियो अल्ना जॉइंट इज कॉल्ड मोटेजिया फ्रैक्चर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोटेजिया को रेडियस में मत कर देना, अल्ना का फ्रैक्चर है, इसमें फ्रैक्चर अल्ना होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट रेडियो अल्ना जॉइंट का होता है। तो ट्रीटमेंट वही सेम रहेगा। ट्रीटमेंट आपको बार बार अलग का सबका लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट में वही जो हमने जनरल ट्रीटमेंट पढ़ा था, RIR, वही सब करते हैं। तो डायग्नोसिस में भी वही सेम, एक्सरे करवाओगे आप, और 3 टाइप का हो सकता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। पेल्विस में फ्रैक्चर होने के, पेल्विक रिंग का फ्रैक्चर हो सकता है। इंडिविजुअल पेल्विक की जो 3 अलग अलग बोन है, प्यूबिक सिम्बाइसिस है, हिप बोन है, इनका अलग अलग, जो हिप बोन में भी अलग अलग पार्ट है, तो उनका अलग अलग क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। सैक्रम का फ्रैक्चर अलग से हो सकता है, या कॉकक्स का हो सकता है। तो किसी भी अलग अलग बोन का फ्रैक्चर होगा तो वो कंप्लीट फ्रैक्चर किसका कहलाएगा, पेल्विस का। इसके अंदर हमें वही प्लास्टर अप्लाई करना है, हेमकॉक स्लिंग ट्रैक्शन अप्लाई करना है, और एनाल जैसे एंटी इंफ्लामेटरी। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, केवल या तो रेडियस अल्ना या ह्यूमरस का फ्रैक्चर ही आपसे पूछा जाता है। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ पटेला। अगर पटेला का फ्रैक्चर होता है तो डायग्नोसिस
ऑफ दिस फ्रैक्चर इज वेरी इजी, बहुत इजीली पहचान में आ सकता है, क्योंकि पटेला वैसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन फ्रैक्चर हुआ तो वो सरफेस से पाल्पेबल होगी। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, इंसिजन लगा के उसका इंटरनल फिक्सेशन करोगे। ठीक है, कारण क्या है, क्यों होता है पटेला का फ्रैक्चर, तो डायरेक्ट इंजरी या इनडायरेक्ट इंजरी के कारण हो सकता है। और दो पार्ट में हो सकता है, एक तो होता है स्टिलेट फ्रैक्चर, तो इसमें होता क्या है, नी फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है, फिर इंजरी हुई हो तो उसको हम कहते हैं स्टिलेट फ्रैक्चर। फिर आता है टू पार्ट फ्रैक्चर। टू पार्ट फ्रैक्चर में क्या है कि नी तो फ्लेक्स्ड पोजीशन में था, साथ ही साथ जो पटेला है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हुई है, दो पार्ट में, जेड पार्ट में इस तरीके से टूट गई है, तो उसको हम कहते हैं टू पार्ट फ्रैक्चर। इसमें भी ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, इमोबिलाइज करेंगे, 3-4 हफ्ते तक के लिए प्लास्टर बांधेंगे, पैर को फुली एक्सटेंशन कंडीशन में रखेंगे, नी को। और अगर डिस्प्लेस टाइप का दो पार्ट में पटेला डिवाइड हो गई है तो रिडक्शन कराओगे, इंटरनल इंसिजन लगा के इंटरनल फिक्सेशन करोगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो पेलेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्चर आता है फ्रैक्चर ऑफ फीमर। फ्रैक्चर ऑफ फीमर में भी वही कॉमन साइट क्या रहेगी, नेक ऑफ फीमर का हो सकता है, शाफ्ट ऑफ फीमर का हो सकता है, फीमोरल कॉन्डाइल या सब ट्रोकिएंटर फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इस किसी भी तरीके का कोई सी भी फीमर की इन कॉमन साइट पे से फ्रैक्चर हो सकता है। अगर नेक का फ्रैक्चर होता है तो वो इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर दो करके होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर अगर एनाटॉमी के अकॉर्डिंग होता है सबसे पहले, यानी कि सब कैपिटल रीजन का हुआ है या ट्रांस सर्वाइकल रीजन का या बेसल लाइन का, तो ये जो सब कैपिटल रीजन होगा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज जस्ट बिलो द हेड ऑफ द फीमर। अगर हेड ऑफ फीमर का नहीं हुआ, उससे जस्ट नीचे वाले पार्ट का फ्रैक्चर हुआ तो उसको सब कैपिटल नेक फ्रैक्चर ऑफ फीमर कहेंगे। ट्रांस सर्वाइकल में क्या होगा, नेक मिड लाइन से डिवाइड हुई है, बेसल लाइन में क्या है, नेक के बेस पर, जैसे कि देखिए ये जो बना हुआ है ना इस तरीके से ही रहेगा ये, और ये नीचे फीमर है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये तो सब कैपिटल रीजन है। ये ट्रांस अगर इस जगह का फ्रैक्चर हुआ इसका मतलब ट्रांस सर्वाइकल है, और अगर इस जगह से फीमर टूटी है तो वो बेसल फ्रैक्चर है। तो एनाटॉमी के बेस पे ये 3 टाइप का हो गया। फिर आता है एंगल के बेस पे। एंगल ऑफ बेस पे क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन को फ्रैक्चर की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का हॉरिजेंटल प्लेन के साथ रिलेशन देखना पड़ता है। तो इसमें जो फ्रैक्चर हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बन रहा है उस बेस पे देखा जाता है, कि अगर एंगल ज़्यादा होगा तो फ्रैक्चर जो है वो इजीली हील्ड होगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फ्रैक्चर होगा और उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होगी। फिर आता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4, तो इनकम्प्लीट फीमर का फ्रैक्चर तो हुआ है, लेकिन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर विद द हेड इन पोस्टीरोलैटरल डायरेक्शन, तो उसको हम स्टेज 1 में डालते हैं। स्टेज 2 में कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ है लेकिन डिस्प्लेस्ड है, नेक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है लेकिन टूटी पूरी तरीके से है। स्टेज 3 में फ्रैक्चर कंप्लीट है और हल्की डिस्प्लेस हो गई है अपनी जगह से। 4 में फ्रैक्चर भी कंप्लीट है और फुली डिस्प्लेस है, तो उसको इस तरीके से डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इनके क्लिनिकल फीचर्स। तो फ्रैक्चर ऑफ फीमर के क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, पेशेंट की सुपाइन पोजीशन में होने पर लेग आउटवर्ड रोटेट होगी, अपने आप ही रोटेट होगी, करेगा नहीं। SLR टेस्ट हाईली पॉजिटिव आएगा, ग्रोइन रीजन में पेन होगा, स्वेलिंग टर्नरनेस रहेगी और पैर को मूव करने में इनेबल रहेगा। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, स्प्लिंट बांधना है, हिप स्पाइका हिप रीजन पे भी बांधना पड़ सकता है अगर नेक का फ्रैक्चर हुआ है तो, और जो है मल्टीपल नॉन स्पिन ऑपरेशन करना पड़ सकता है और मेयर्स प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आता है इसकी शाफ्ट का फ्रैक्चर। शाफ्ट के फ्रैक्चर में हम क्या करेंगे, ये इजीली नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई या सीवियर लड़ाई झगड़े में, तो सीवियर वायलेंस के कारण शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, क्योंकि शाफ्ट को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बोन है बॉडी की वो कौन सी है, फीमर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इजीली ये ब्रेक नहीं हो सकती। साइड क्या रहेगी, एनी साइड बट ऑब्लिकली ट्रांसवर्स स्पाइरल डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ फ्रैक्चर, तो किस तरीके के फोर्स से इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि शाफ्ट का फ्रैक्चर ऑब्लिक होगा, ट्रांसवर्स होगा या स्पाइरल होगा। क्लियर बात। डायग्नोसिस कैसे करोगे, एक्सरे MRI करवाएंगे,
स्प्लिंट बांधेंगे, हिप स्पाइका बांधेंगे, गैलोस सेक्शन करवाएंगे, इंटरलॉकिंग करवाएंगे और प्लेंटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फ्रैक्चर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना डिसलोकेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।